Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 28th June 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about JP Morgan Emerging Market Bond Index includes GSEC of Indian government. This topic is very important from our syllabus GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू. प्रीलिम्स में या मेंस में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन मैं अब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आने वाले साल में, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. देखते हैं, आराम से समझेंगे. पहले समझते हैं क्या है ये जेपी मॉर्गन. तो ये एक ओवरऑल फाइनेंशियल कंपनी है जेपी मॉर्गन. इसका पूरा नाम है जेपी मॉर्गन चेज एंड कंपनी. ये बहुत सारे तरह के फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है. कॉमर्शियल बैंकिंग के सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे एसबीआई है, पीएनबी है, वैसे ये कॉमर्शियल बैंकिंग के सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है. मतलब वहाँ पे पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, वहाँ से हमारे आपके ऐसे जो रिटेल कस्टमर्स हैं, बोरोवर्स हैं, उनको लोन भी मिल सकता है. तो एक विंग है जेपी मॉर्गन का, वो कॉमर्शियल बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है. दूसरा इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करता है. तीसरा ये लोग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं. इसी से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जो इनकी एक्टिविटी है, उसी से रिलेटेड ये करंट न्यूज़ है. तो देखिए, कॉमर्शियल बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का अंतर समझिए. कॉमर्शियल बैंकिंग जैसे एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, ये सब हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि हमारे आपके जैसे जो कस्टमर्स हैं वो वहाँ पे पैसा डिपॉजिट करते हैं. उस पर हम लोग को थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिल जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं डिपॉजिट रेट. और फिर हम में से कुछ लोगों को जो लोन चाहिए होता है, तो वहाँ से लोन भी ले लेते हैं, जिसमें हमें इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है, जो होता है लेंडिंग रेट. ये सब हो गई कॉमर्शियल बैंकिंग. लेकिन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग काफ़ी लार्ज स्केल पे होती है, और उसमें रिटेल कस्टमर्स को एंटरटेन नहीं करते इन्वेस्टमेंट बैंकर्स. दे डील विथ ह्यूज बिजनेसेस, दे डील विथ गवर्नमेंट. तो बड़ी बड़ी कंपनियों को मान लीजिए उनको अपना बॉन्ड, कॉरपोरेट बॉन्ड रिलीज करना है मार्केट में, वहाँ से फंड रेज करना है, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स उनको मदद करते हैं. उनके लिए पूरी स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि किस तरीके से आप बॉन्ड रिलीज करें, किस वक्त रिलीज करें. सेम फॉर गवर्नमेंट. अगर सरकारों को, आपको तो पता है कि सरकारें गवर्नमेंट सिक्योरिटी रिलीज करके लोन रेज करती हैं, डोमेस्टिक मार्केट से भी और फॉरेन मार्केट से भी. तो सरकारों को भी ये मदद करते हैं मार्केट में अपना बॉन्ड रिलीज करके फंड रेज करने में. बड़ी बड़ी कंपनियों के मर्जर, एक्विजिशंस, आईपीओ रिलीज के दौरान उनको एडवाइस करते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक्स. तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की भी सर्विस प्रोवाइड करती है जेपी मॉर्गन. इन्वेस्टमेंट बैंक्स हेल्प्स बिग इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट्स इन डिफरेंट फाइनेंशियल एक्टिविटीज, जैसे उनके बॉन्ड्स को रिलीज करना, फंड रेज करना, मर्जर एक्विजिशंस एंड ऑल. तो भारत के अंदर कॉमर्शियल बैंक्स के नाम मैंने आपको कुछ बताए. कुछ जो इंडिया के अंदर एक्टिव इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, ई&वाई, पीडब्ल्यूसी. तो इन सब का बहुत ज़्यादा नाम हम लोग इसलिए नहीं सुनते हैं क्योंकि हमारा इनसे ज़्यादा लेना देना है नहीं. हम लोग तो रिटेल कंज्यूमर्स हैं, रिटेल कस्टमर्स हैं, तो इसीलिए हमारा ज़्यादा लेना देना होता है कॉमर्शियल बैंकिंग से. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से हमारा कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं होता है. बट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ एनी इकोनॉमी. तो आई होप कि आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स क्या करते हैं वो समझ आ गया, और इसी से रिलेटेड ये करंट न्यूज़ है. तो अब थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लेते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी या गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जो मैं आपको क्लास में पढ़ाता हूँ, बेसिक इकोनॉमी क्लास में मैं आपको सिखाता हूँ. मैं बार बार कहता हूँ कि देखिए, जो भारत सरकार की रिसीट होती है बिफोर बोरोइंग इस that is generally less than the total expenditure made by the government of India. तो हमारे जो खर्चे होते हैं वो हमारे कमाई से ज़्यादा होते हैं, भारत सरकार की अगर बजट की बात की जाए तो. जैसे अगर फिस्कल ईयर 2023 की हम बात करें, तो रिवाइज्ड एक्सपेंडिचर की यहाँ, रिवाइज्ड एस्टिमेट की यहाँ बात हो रही है. मैंने आपको क्लास में सिखाया भी है द कॉन्सेप्ट ऑफ बजट एस्टिमेट, रिवाइज्ड एस्टिमेट एंड बजट एक्चुअल. आई जस्ट होप आपको सारी बातें याद आ रही हैं. ये बस एग्जाम्पल के लिए मैंने दिया है कि 24 लाख करोड़ के आसपास सरकार का रिसीट होगा बजट में, ऐसा इन्होंने बताया, जबकि 41 लाख करोड़ वो खर्च करेंगे. तो जो डिफरेंस है लगभग 17 लाख करोड़ का, वो कहाँ से मीट होगा? बोरोइंग करके. और बोरोइंग वाला जो अमाउंट होता है दैट इज फिस्कल डेफिसिट.
और बोरोइंग करने के लिए सरकार रिलीज करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी या गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ये सब तो हम बेसिक इकोनॉमिक्स की क्लास में पढ़ते हैं। और गवर्नमेंट बॉन्ड भारत सरकार के बिहाफ पे कौन रिलीज करता है? आरबीआई। तो आरबीआई रिलीजेस जीसेक ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड दैट इज व्हाई आरबीआई को हम लोग कहते हैं कि इट इज पब्लिक डेट मैनेजिंग अथॉरिटी। भारत सरकार के लिए ये डेट मैनेज करती है। अब जिस तरीके से डोमेस्टिक मार्केट में भारत सरकार डोमेस्टिक सोवरेन बॉन्ड रिलीज करके फंड रेज करती है, भारत के अंदर रुपए में फंड रेज करती है बाय रिलीजिंग डोमेस्टिक सोवरेन बॉन्ड। Similarly, government of India, like any other government in the world, can release external sovereign bond in foreign market and raise fund from foreign market in foreign currencies like dollars, euros and all. तो भारत सरकार भारत के अंदर जीसेक रिलीज कर सकती है, भारत के बाहर भी जीसेक रिलीज कर सकती है। भारत के अंदर रिलीज करेगी तो इन जनरल फंड आएगा इन रुपी, भारत के बाहर रिलीज करेगी तो इन जनरल फंड आएगा इन डॉलर। और दोनों ही केस में इट इज आरबीआई विच डज द और परफॉर्म्स द ड्यूटी ऑफ रिलीजिंग जीसेक एंड रेजिंग फंड फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दैट इज वाई आरबीआई इज नोन एज बैंकर टू द गवर्नमेंट। तो हमने दो बातें देखी। हमने जेपी मॉर्गन के बारे में देखा, वो इन्वेस्टमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हमने जीसेक के बारे में देखा। तो मैंने आपको बताया कि जेपी मॉर्गन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जहां पे वो गवर्नमेंट्स को जीसेक रिलीज करने में मदद करते हैं इन फॉरेन मार्केट एंड रेजिंग फंड। और भारत सरकार या बाकी सरकारों की तरह एक्सटर्नल मार्केट में सोवरेन बॉन्ड रिलीज करके फंड रेज कर सकती है। इसी से रिलेटेड ये न्यूज है। अभी जेपी मॉर्गन ने अब इंक्लूड कर लिया है भारत सरकार की बॉन्ड, इंडियन गवर्नमेंट की बॉन्ड को इन इट्स गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स इमर्जिंग मार्केट, GBIEM, जेपी मॉर्गन इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडेक्स में अब भारत सरकार की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉन्ड्स या जीसेक को इंक्लूड कर लिया गया है। इससे फायदा क्या होगा, मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूं, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसलिए मैं जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी के शेयर्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर हो जाएं, तो इसका मतलब अब वहां से उसके शेयर्स बेचे जा सकते हैं और फंड रेज किया जा सकता है उस कंपनी के लिए। साथ ही साथ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में उस कंपनी के शेयर्स के भाव भी दिखते रहते हैं कि शेयर कैसा परफॉर्म कर रहा है, भाव चढ़ रहे हैं, गिर रहे हैं, ये सब दिखता रहता है। तो जैसे शेयर अगर रजिस्टर हो गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में तो उसको वहां से फंड रेज करने में मदद मिलती है। वैसे ही अब भारत सरकार की गवर्नमेंट बॉन्ड रजिस्टर हो गई जेपी मॉर्गन के इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडेक्स में, तो अब भारत सरकार की सिक्योरिटी जीसेक इस प्लेटफॉर्म से बेची जा सकती है, रिलीज की जा सकती है और वहां से फंड रेज किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ लोन, गवर्नमेंट डेट के फॉर्मेट में। तो एक ब्रॉड सिमिलैरिटी मैंने स्टैब्लिश करने की कोशिश की है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में तो शेयर रिलीज किए जाते हैं, यहाँ पे बॉन्ड रिलीज किए जाएंगे, लेकिन मोटी मोटी बात वही है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अगर कंपनी रजिस्टर हो गई तो कंपनी के शेयर्स का परफॉर्मेंस भी दिखता रहता है और शेयर बेच करके पैसा भी रेज होता है। वैसे ही अगर जेपी मॉर्गन में अब हमारी इंडेक्स जेपी मॉर्गन के अंदर गवर्नमेंट बॉन्ड अब रजिस्टर हो गई, तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे, भारत सरकार के गवर्नमेंट बॉन्ड पे कितना यील्ड मिल रहा है या कितना रिटर्न मिल रहा है, दोनों एक ही बात है, वो दिखता रहेगा। साथ ही साथ जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जो इंटरेस्टेड होंगे भारत सरकार के गवर्नमेंट बॉन्ड्स को खरीदने में और भारत सरकार को लोन देने में, वो यहाँ से गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद भी सकते हैं और भारत सरकार को फंड रेज करने में मदद भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब दुनिया का सबसे जो इन्फ्लुएंशियल गवर्नमेंट मार्केट या गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट इंडेक्स है, वहां पे इंडियन गवर्नमेंट का बॉन्ड रजिस्टर हो चुका है, एंड दैट विल नाउ हेल्प अस टू रेज फंड एट लार्ज स्केल फ्रॉम फॉरेन मार्केट। तो इससे उम्मीद है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर हमारे देश में आएगा। अगले 10 महीनों में ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा, भारत सरकार के बॉन्ड्स को रजिस्टर करने का एट जेपी मॉर्गन इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडेक्स। इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडेक्स मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं सॉर्ट ऑफ, उनके बॉन्ड्स इस मार्केट में रजिस्टर्ड होते हैं। और जिन इन्वेस्टर्स को इमर्जिंग
मार्केट में, यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज के सरकारों को लोन देना होता है, वो इस मार्केट में रजिस्टर करते हैं अपने आप को और वहां पे फिर इन्वेस्ट करते हैं। तो अगले 10 महीनों में यानी कि मार्च 2025 तक भारत सरकार के जो बॉन्ड्स हैं उनका ओवरऑल वेटेज इस मार्केट में 10% के आसपास हो जाएगा। मतलब इस पूरे मार्केट से अगर ओवरऑल 30 बिलियन डॉलर का फंड रेज किया गया है तो भारत सरकार लगभग, ध्यान से समझिए, मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, भारत सरकार का जो बॉन्ड है उसका शेयर 10% तक बढ़ जाएगा बाय मार्च 2025। इसका मतलब यह है कि इस पूरे मार्केट से लगभग 300 बिलियन डॉलर का जो फंड रेज करेंगी दुनिया की अलग अलग सरकारें, उनमें से लगभग 10% से शेयर जो होगा वो भारत सरकार का होगा, शेयर इन द ओवरऑल कैपिटल जो रेज किया जाएगा इस मार्केट से। यानी कि भारत सरकार उम्मीद कर रही है कि लगभग लगभग 25 से 30 बिलियन डॉलर हम लोग फॉरेन मार्केट से रेज कर पाएंगे थ्रू दिस इंडेक्स इन कमिंग 10 मंथ्स। तो अभी हमारा शेयर लगभग 1% के आसपास है, वो धीरे धीरे हर महीने लगभग एक एक परसेंट बढ़ के अगले 10 महीनों में 10% के आसपास होने की उम्मीद है। शेयर इन द ओवरऑल फंड दैट हैज बीन मोबिलाइज्ड बाय दिस मार्केट। तो ओवरऑल फंड जो ये जेपी मॉर्गन इंडेक्स मोबिलाइज करेगा बाय मार्च 2025 वो होगा लगभग 300 बिलियन डॉलर। उसमें से 30 बिलियन डॉलर भारत सरकार के पास इन फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल सोवरेन डेट के फॉर्म में आने की उम्मीद है। अभी 1% हमारा शेयर है, वो बढ़ करके लगभग 10% तक हो जाएगा इन द मार्केट एज फार एज आवर ओवरऑल डेट रेज फ्रॉम द मार्केट इज कंसर्न। जो दूसरे देशों के बॉन्ड्स जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, थाईलैंड, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, उनका शेयर आने वाले टाइम में डिक्रीज होने की संभावना है। चाइना भी यहाँ पे रजिस्टर्ड है, उसका ऑलरेडी शेयर इस मार्केट में 10% के आसपास है और वो शेयर बना रहेगा। बट थाईलैंड, पोलैंड, चेक रिपब्लिक जैसे देशों के बॉन्ड्स का ओवरऑल जो शेयर है वो घटेगा। भारत दुनिया का 25वां ऐसा देश बना है जो इस जेपी मॉर्गन इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडेक्स में उसके गवर्नमेंट सिक्योरिटी रजिस्टर हुए हैं। और इसके साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा अब एक्सटर्नल फाइनेंसेस हमारे देश में आएगा, फॉरेक्स रिजर्व हमारा बूस्ट होगा क्योंकि डॉलर हमारे देश में आएगा बिकॉज ऑफ इंडियन गवर्नमेंट्स जीसेक गेटिंग रजिस्टर्ड इन दिस जेपी मॉर्गन इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स, इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडेक्स। आई जस्ट होप अभी तक आपको बात समझ आ रही है। अब इस पूरे चीज से एक नुकसान क्या हो सकती है, वो ये है कि जब देश में बहुत सारा डॉलर आएगा, क्योंकि फॉरेन मार्केट से तो डॉलर ही आएगा, तो डॉलर को आरबीआई क्या करेगी, खुद खरीदेगी। भारत सरकार के पास डॉलर आएगा क्योंकि टेक्निकली लोन तो भारत सरकार ले रही है। अब भारत सरकार डॉलर का करेगी क्या, क्योंकि भारत सरकार के तो ज्यादातर खर्चे रुपए में होते हैं, सैलरी देनी है, वेलफेयर स्कीम चलाना है, तो इसमें तो पैसा रुपए में देना है। एक्सटर्नल फाइनेंसेस तो भारत सरकार का काफी छोटा हिस्सा होता है, भारत सरकार का मेन खर्चा तो रुपए में होना है। तो डॉलर का वो करेगी क्या, तो भारत सरकार डॉलर बेचेगी आरबीआई को और आरबीआई से वो रुपए लेगी। अब जब डॉलर बेचेगी आरबीआई को तो आरबीआई का डॉलर बफर रिजर्व बिल्ड होगा, ये एक अच्छी बात है। यानी कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो अभी 650 बिलियन डॉलर के आसपास है वो और बढ़ेगा। लेकिन इसमें नुकसान क्या होगा, भारत सरकार डॉलर लेकर के आई विदेशी मार्केट से लगभग 30 बिलियन डॉलर और वो आरबीआई को दिया और आरबीआई के फॉरेक्स रिजर्व से रुपए निकाला गया। रुपए आरबीआई के फॉरेक्स रिजर्व में नहीं होगा, आरबीआई के पास अलग से सेपरेट रिजर्व में रहता है। बेसिकली आरबीआई डॉलर लेकर के अपने फॉरेक्स रिजर्व में डालेगी और भारत सरकार को रुपए देगी और भारत सरकार वो रुपए को लेकर के इंडियन इकोनॉमी में रिलीज करेंगे थ्रू डिफरेंट और फॉर डिफरेंट पर्पसेस लाइक वेलफेयर स्कीम, सैलरी एंड ऑल। तो इससे देश के अंदर रुपए का सप्लाई बढ़ेगा और इससे देश के अंदर इन्फ्लेशनरी प्रेशर आने के चांसेस हैं। प्लस आने वाले टाइम में हो सकता है कि रुपया फिर से डॉलर के मुकाबले और कमजोर होने लगे। पहले जब हम बोरो करके डॉलर लाएंगे अपने देश में तो रुपया मजबूत होगा, लेकिन फिर जब आरबीआई डॉलर को मॉप अप कर लेगी, मतलब एब्जॉर्ब कर लेगी और रुपया रिलीज करेगी मार्केट में, तो फिर क्या होगा कि रुपया
रुपया जो है वो मार्केट में उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी तो इन्फ्लेशन भी बढ़ाएगा, क्योंकि दैट इज सॉर्ट ऑफ एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। उसी जैसा तो है, जब रुपए का सप्लाई बढ़ेगा तो दैट इज एक्सपेंशनरी पॉलिसी। अब आरबीआई के थ्रू बढ़े सीधा सीधा तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, भारत सरकार के थ्रू बढ़े तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। और जब रुपए का सप्लाई बढ़ेगा तो रुपया थोड़ा कमजोर भी हो सकता है विथ रिस्पेक्ट टू डॉलर। तो इन सब चीजों से रिलेटेड मैं प्रीलिम्स में क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूं आने वाले साल में, मेंस में भी उम्मीद कर रहा हूं। बॉन्ड मार्केट से पैसा आएगा, फायदे क्या हैं? हमारा एक्सटर्नल फाइनेंस को मैनेज करने में मदद मिलेगी क्योंकि डॉलर ज़्यादा आएगा देश में, फॉरेक्स रिजर्व भी बूस्ट हो सकता है। नुकसान क्या है? इन्फ्लेशनरी प्रेशर देखने को मिल सकता है। उसके अलावा एक और टर्म सीख लीजिए, आरबीआई ने एक कॉन्सेप्ट लाया था फुल्ली एक्सेसिबल रूट। तो जो इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, आईजीबी शॉर्ट में लिखा गया है, उनको जब फॉरेन मार्केट में रिलीज किया जाता है तो उनके अलग अलग टाइप्स होते हैं। एक पर्टिकुलर टाइप इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड का है जिसको आरबीआई ने नाम दिया है फुल्ली एक्सेसिबल रूट, FAR रूट। इस फुल्ली एक्सेसिबल रूट में जो भी नॉन रेजिडेंट लोग हैं, जो भी हमारे देश से बाहर रहने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए इस बॉन्ड में इन्वेस्ट करना बहुत आसान है। एनीवन हु इज नॉट लिविंग इन इंडिया and wants to invest in Indian government bond can choose those Indian government bonds which have FAR option, fully accessible route option। FAR ऑप्शन वाले इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के लिए नॉन रेजिडेंट्स के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, दे कैन इजीली इन्वेस्ट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। तो जेपी मॉर्गन ने जिन इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स को यहाँ इंक्लूड किया है अपने इंडेक्स में, वो 23 तरह के बॉन्ड्स हैं एंड ऑल दीज 23 बॉन्ड्स आर हैविंग दिस FAR ऑप्शन विद देम, मतलब फुल्ली एक्सेसिबल रूट ऑप्शन विद देम। मतलब उनको खरीदने के लिए किसी भी नॉन रेजिडेंट को, विदेशों में रहने वाले इंसान को कोई मतलब रिस्ट्रिक्शन है नहीं, वो आराम से खरीद सकते हैं। बाकी कोई उसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज या प्रोसीजर्स नहीं है। आई अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वॉज स्लाइटली टेक्निकल कॉम्प्लेक्स, येट आई होप कि आपको बात समझ आई। लेट मी नो, स्पेशली अगर आपने इकोनॉमी की क्लास करी हुई है पूरी फाउंडेशन क्लास, तो उसके बाद अब आप मुझे बताइए कि ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं। क्लासेस फाउंडेशन किए बिना ये वाला कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा कठिन है। अगर खुद से भी फाउंडेशन किया है या हमारे साथ किया तब आपको समझ आया होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। प्लीज़ लेट मी नो। जिन्होंने फाउंडेशन क्लासेस जिनका भी बाकी है उनको थोड़ी कठिनाई हुई होगी, जीसे का कॉन्सेप्ट है, बॉन्ड मार्केट है एंड ऑल। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट फूड बफर पॉलिसी। ये काफी अच्छा आर्टिकल है। आप देखो, हमारा जो GS3 है इंडियन इकोनॉमी वाला सिलेबस, उसमें सीधा सीधा टॉपिक दिया हुआ है इशूज ऑफ बफर स्टॉक, उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। तो GS पेपर 3 एग्रीकल्चर संबंधित ये टॉपिक है, काफी हेल्पफुल हो सकता है डायरेक्टली। देखिए, समझते हैं सबसे पहले इस आर्टिकल को समझने के लिए कि MSP क्या चीज होती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। MSP के बारे में तो हमने क्लास में भी देखते ही रहते हैं। देखिए, MSP एक तरीके का प्राइस इंश्योरेंस स्कीम है फार्मर्स के लिए, जो फार्मर्स को मार्केट फेलियर के केस में बचाता है। मार्केट फेलियर का मतलब होता है कि जब फार्मर्स को उनके क्रॉप के लिए मार्केट एक सही प्राइस ना दे रहा हो, मार्केट में प्राइस क्रैश कर चुका हो, यानी कि राइस बहुत सस्ता बिक रहा है, वीट बहुत सस्ता बिक रहा है, वैसे सिचुएशन को कहा जाता है मार्केट फेलियर, वेयर मार्केट हैज क्रैश्ड एंड मार्केट इज नॉट ऑफरिंग रेम्युनरेटिव रिटर्न टू द फार्मर्स। मार्केट क्रैश या मार्केट फेलियर के पीछे बड़ा कारण होता है बम्पर प्रोडक्शन। तो अगर मेजर प्रोडक्शन हो गया, मान लीजिए राइस का किसी सीजन में, सारे फार्मर्स ने खूब प्रोड्यूस कर दिया राइस, तो फिर राइस का प्राइस गिर जाएगा और सारे फार्मर्स को नुकसान हो जाएगा। तो मार्केट फेलियर इन द केस ऑफ बम्पर प्रोडक्शन, ऐसे हालत से फार्मर्स को बचाने के लिए एक स्कीम लेकर के आई भारत सरकार वे बैक इन 1960s इटसेल्फ, जिसका नाम है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस में भारत सरकार अनाउंस कर देती है हर एक क्रॉप के लिए, लगभग 23 क्रॉप इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। किसी सीजन में 23 होते हैं, किसी सीजन में 24 भी हो जाते हैं। 23 या 24 क्रॉप्स के लिए भारत सरकार इन क्रॉप्स के सोइंग सीजन में ही, यानी कि उनका जब
सीडिंग किया जा रहा उसी टाइम में एमएसपी रेट अनाउंस कर देती है। एमएसपी रेट का मतलब अब ये है कि मार्केट में कोई खरीदे ना खरीदे ये क्रॉप फार्मर से, भारत सरकार की एजेंसीज जरूर खरीद लेंगी अगर मार्केट में फार्मर्स को सही प्राइस नहीं मिला तो एमएसपी वो रेट होता है जिसपे भारत सरकार फार्मर्स से उनके क्रॉप्स खरीदने के लिए रेडी रहती है फॉर द नोटिफाइड क्रॉप्स, एंड देयर आर 23 नोटिफाइड क्रॉप्स। तो एमएसपी कैसे काम करता है समझ लीजिए। मान लीजिए, बस एग्जांपल के तौर पे मैंने दिया है कि ये फार्मर्स अभी राइस की सोइंग कर रहे हैं। भारत सरकार ने पहले ही अनाउंस कर दिया कि राइस के लिए एमएसपी रखेंगे हम लोग 50 रुपए केजी, मान लीजिए। तो इसका मतलब यह है कि अब फार्मर्स को गारंटी हो गई कि कोई खरीदे ना खरीदे, भारत सरकार जरूर खरीद लेगी हमारी राइस 50 रुपए पर केजी पे वंस हार्वेस्ट सीजन इज ओवर। तो हार्वेस्ट के बाद मार्केट लेकर के जाएंगे, अगर मार्केट में 60 रुपए 70 रुपए रिटर्न मिल रहा है हमारे क्रॉप के लिए तब तो बहुत बढ़िया, नहीं तो एमएसपी जो 50 रुपए केजी है उस पे हम बेच देंगे भारत सरकार को। एमएसपी अलग अलग तरह के क्रॉप्स के लिए 23 क्रॉप्स के लिए डिसाइड करती है भारत सरकार की कमेटी, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसके चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ। और एमएसपी सोइंग सीजन से पहले अनाउंस कर दी जाती है फॉर ऑल द क्रॉप्स, जिससे फार्मर्स की वल्नरेबिलिटी को रिड्यूस किया जा सके। अब जरा देखते हैं कि एमएसपी वाला सिस्टम काम कैसे करता है, एग्जैक्टली होता क्या क्या है। तो ये मान लीजिए फार्मर है, ये मंडी पहुंचा अपने क्रॉप को लेकर के, एग्रीकल्चरल मंडी में, और मंडी में उसको पता चला कि उसका क्रॉप को खरीदने वाले प्राइवेट लोग तो हैं नहीं, प्राइवेट मार्केट में प्राइस काफी कम ऑफर किया जा रहा है, मतलब मार्केट फेलियर हो रखा है। राइस का प्राइस उसको मार्केट में मिल रहा है 40 रुपए केजी, जबकि भारत सरकार ने एमएसपी अनाउंस कर रखा है 50 रुपए केजी। तो फिर फार्मर क्या करेगा, ओपन मार्केट में, प्राइवेट मार्केट में अपने क्रॉप को बेचेगा नहीं, वो जाकर के भारत सरकार की जो एजेंसीज हैं जो एमएसपी में प्रोक्योरमेंट का काम करती हैं, वो मेनली दो हैं, एफसीआई एंड नाफेड, उनके पास जाकर के अपने क्रॉप को बेच देगा। और एफसीआई और नाफेड इनका काम है कि फार्मर से क्रॉप्स खरीदेंगे एट एमएसपी, उसको होल्ड करके रखेंगे, स्टॉक होल्डिंग करेंगे, और फिर अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स के पास पहुंचवाएंगे। और अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स फिर अपने राशन शॉप्स के थ्रू, जिसको पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप कहते हैं, उसके थ्रू या अलग अलग अपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के थ्रू वही अनाज, वही फूड ग्रेन को अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम्स के अंतर्गत लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट करवाएगा। जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 5 किलोग्राम फूड ग्रेन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाना है टू द प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स, जो लगभग 80 से 81 करोड़ तक लोग हैं। मिड डे मील स्कीम के अंतर्गत, जिसका नाम अब हो गया है पीएम पोषण, उसके अंतर्गत बच्चों को हॉट कुक्ड मील पहुंचवाना है, तो स्कूल, सरकारी स्कूल्स में वो फिर फूड ग्रेन्स पहुंचाया जाएगा। ये काम होगा स्टेट गवर्नमेंट्स का, इनसे एफसीआई या नाफेड से ग्रेन लेने के बाद। एफसीआई और नाफेड में मेन अंतर क्या है, दोनों ही प्रोक्योरमेंट करते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ऑफ ग्रेन्स एसोसिएटेड विथ एमएसपी, लेकिन एफसीआई प्रोक्योर करता है राइस, व्हीट एंड कोर्स सीरियल्स, जबकि नाफेड प्रोक्योर करता है पल्सेस एंड ऑयल सीड्स। तो जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स प्रोक्योरमेंट होते हैं वो अलग अलग हैं दोनों के केस में। अब देखिए, ये जो आर्टिकल है वो पढ़ते हैं, बहुत अच्छा आर्टिकल है। ये आर्टिकल कहता है कि मई महीने में फूड रिलेटेड इन्फ्लेशन था 8.69%, उसमें भी अगर सिर्फ पल्सेस की बात की जाए तो इन्फ्लेशन था 17%। तो मतलब food related inflation was quite high. Consumer price index for cereals were 8.69 and for pulses it was 17%. साथ ही साथ ये आर्टिकल कहता है कि और भी ज्यादा हो जाता ये इन्फ्लेशन अगर एफसीआई एंड नाफेड, जो भारत सरकार की एजेंसीज हैं, उन्होंने अपना बफर स्टॉक मेंटेन नहीं किया होता। तो मैं इस स्टॉक की बात कर रहा हूं, अगर उन्होंने ये स्टॉक मेंटेन नहीं किया होता तो इन्फ्लेशन और भी हाई हो जाता। तो चूंकि एफसीआई और नाफेड ने काफी अच्छा खासा बफर स्टॉक मेंटेन किया था, जैसे ही फूड रिलेटेड इन्फ्लेशन देखने को मिला, एफसीआई और नाफेड ने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को मार्केट में, ओपन मार्केट में बेचना शुरू कर दिया, जिससे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का सप्लाई बढ़ा और इन्फ्लेशन काफी हद तक कंट्रोल में आया। फिर ये आर्टिकल कहता है कि सीपीआई इन्फ्लेशन जो था वो 4.75% के आसपास था मई में, जो पिछले 12 महीने का लोवेस्ट है। आरबीआई को क्या ड्यूटी मिली है मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अग्रीमेंट के अंदर? आई होप यू रिमेंबर, टू कीप सीपीआई इन्फ्लेशन बिटवीन 4
±2%, यानी कि 2% से लेकर के 6%। तो आरबीआई उसमें कामयाब रही, 4.75% के आसपास सीपीआई इन्फ्लेशन रखा। ये और भी कम हो सकता था, ऐसा इस आर्टिकल में लिखा है, अगर फूड रिलेटेड इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहता तो। इसीलिए ये आर्टिकल कहता है कि भारत सरकार को एक कॉम्प्रिहेंसिव बफर स्टॉक पॉलिसी बनानी होगी फॉर ऑल द इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। एमएसपी पे तो सिर्फ 23 क्रॉप्स को प्रोक्योर किए जाते हैं, उसमें भी इफेक्टिवली सिर्फ राइस एंड व्हीट को प्रोक्योर किया जाता है। मेन स्टूडेंट्स आई होप रिकॉल कर पा रहे होंगे, राइस एंड व्हीट पे ही है ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट। तो राइस और व्हीट ही इफेक्टिवली प्रोक्योर होता है एमएसपी पे। ये आर्टिकल कहता है कि अगर हमें फूड रिलेटेड इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखना है और तभी जाकर के ओवरऑल सीपीआई इन्फ्लेशन कंट्रोल में रह पाएगा, तो वी नीड टू हैव अ बफर स्टॉक पॉलिसी फॉर ऑल द एसेंशियल फूड ग्रेन्स इंक्लूडिंग फूड आइटम्स, इंक्लूडिंग स्टेपल वेजिटेबल्स लाइक पोटैटो, टोमेटो। उसके अलावा स्किम्ड मिल्क पाउडर, इनका भी हमें एक प्रॉपर बफर स्टॉक मेंटेन करके रखना होगा। एंड दिस विल हेल्प इन डीलिंग विथ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस फ्लक्चुएशन। अभी हाल फिलहाल में फ्लक्चुएशंस काफ़ी देखे जा रहे हैं, इसी कारण से एग्रीकल्चर रिलेटेड इन्फ्लेशन भी देखे जा रहे हैं। और वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रिलेटेड फ्लक्चुएशन हो रहा है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। कभी कहीं तेज बारिश हो जा रही है, कहीं लॉन्ग ड्राई स्पेल हो रहा है। तो इनसे डील अगर करना है तो भारत सरकार को एक कंक्रीट बफर पॉलिसी बनानी होगी, बफर स्टॉक पॉलिसी, एंड नॉट जस्ट फॉर 23 items that are under MSP but all other important agricultural products also, including staple vegetables and skimmed milk powder। तो आने वाले टाइम में क्लाइमेट चेंज के कारण होने वाला जो फ्लक्चुएशन है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में, उसके कारण जो पॉसिबल इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट इकोनॉमी में देखने को मिल सकता है, उससे डील करने का एक सही तरीका है कि हम हर एक तरीके के इंपॉर्टेंट फूड प्रोड्यूस के लिए एक प्रॉपर बफर मेंटेन करके चलें, और उसके लिए भारत सरकार को एक इंपॉर्टेंट बफर पॉलिसी बनानी होगी। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने एमएसपी पे एक क्वेश्चन दे रखा आपको मेंस में। ये सवाल यूपीएससी ने साल 2018 में पूछा था कि एमएसपी है क्या और इससे फार्मर्स को क्या फायदा मिलता है। जो भी मैंने आपको समझाया उसके बेसिस पे आराम से आप आंसर लिख सकते हैं। मैंने फिर भी आंसर लिख करके दिया है ताकि आपको कुछ कीवर्ड्स के बारे में और बता पाऊं। आंसर राइटिंग इज ऑल अबाउट कीवर्ड्स, तो आप अच्छे कीवर्ड्स पिक करेंगे तो बेहतर आंसर लिख पाएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट पीएम स्वनिधि स्कीम एम्बिट एक्सपैंडेड। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, पीएम स्वनिधि स्कीम, ये स्कीम भारत सरकार लेकर के आई थी फॉर स्ट्रीट वेंडर्स। जो पैंडेमिक के टाइम में स्ट्रीट वेंडर्स को काफी नुकसान हुआ, उनका बिजनेस पूरी तरह से ठप पड़ गया, उसको रिवाइव करने के लिए भारत सरकार लेकर के आई पीएम स्वनिधि स्कीम। भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये एक माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी स्कीम है जिसमें स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपए का वर्किंग कैपिटल लोन दिया जाता है, ताकि जो उनका बिजनेस पूरी तरह से बंद पड़ गया था लॉकडाउन के दौरान, उसको धीरे धीरे वो वापस से स्टार्ट करें। वर्किंग कैपिटल ऑफ ₹10,000। वर्किंग कैपिटल पे यूपीएससी ने प्रीलिम्स में, जो अभी हाल फिलहाल में प्रीलिम्स हुआ, उसमें प्रश्न भी पूछा है। वो प्रश्न मैं आपको आगे प्रैक्टिस क्वेश्चन में दूंगा। वर्किंग कैपिटल होता क्या है? दैट मनी विच बिजनेस नीड्स इन ऑर्डर टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस, उसको कहा जाता है वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल 10,000 रुपए का दिया गया अंडर पीएम स्वनिधि स्कीम टू द स्ट्रीट वेंडर्स इन अर्बन एरियाज, एंड दिस स्कीम इज रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और ये 10,000 रुपए जो है फिर स्ट्रीट वेंडर्स को रिपे करना होता है इन मंथली इंस्टॉलमेंट ओवर अ टेन्योर ऑफ 1 ईयर। तो धीरे धीरे करके 12 महीनों में उनको ये 10,000 रुपए वापस करने होते हैं। और अगर टाइमली पेमेंट करते गए अपने सारे इंस्टॉलमेंट को, तो फिर जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके इंटरेस्ट को रिड्यूस भी कर दिया जाता है। इंटरेस्ट सब्सिडी भी देती है सरकार, यानी कि नॉर्मल मार्केट रेट चल रहा है 9%, आपको देना होगा सिर्फ 7% पे इंटरेस्ट। इस तरीके से पीएम स्वनिधि स्कीम में स्ट्रीट वेंडर्स को हेल्प करने की कोशिश की भारत सरकार ने। इसको भारत सरकार की तरफ से इंप्लीमेंट करने वाली एजेंसी का नाम है सिडबी। तो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, लेकिन एजेंसी जो इसको इंप्लीमेंट कर रही है ऑन द फोर फ्रंट इज सिडबी। अच्छा, पीएम स्वनिधि स्कीम में आपको यह भी याद रखना है कि स्वनिधि स्कीम के अंतर्गत लोन लेने के लिए स्ट्रीट वेंडर्स को कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह जमा करने की जरूरत नहीं है। ऐसा स्पेसिफिकली अनाउंस किया हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने कि यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट, कोई कोलैटरल नहीं लेना है।
अभी न्यूज क्या है पीएम स्वनिधि से रिलेटेड? पीएम स्वनिधि स्कीम वाज अवेलेबल फॉर स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ अर्बन एरियाज, और इसको रन कर रही थी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अब हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने अनाउंस किया है कि नाउ पीएम स्वनिधि स्कीम विल बी एक्सपैंडेड टू स्ट्रीट वेंडर्स इन रूरल एज वेल एज सेमी अर्बन एरियाज ऑल्सो। ये वो प्रश्न है जिसकी मैं बात कर रहा था। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, वर्किंग कैपिटल तो मैंने आपको समझा ही दिया, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जवाब देने की कोशिश कीजिए, बाकी तो मैं कल के आंसर डिस्कशन में इसको थोड़ा डिटेल में समझा दूंगा। नेक्स्ट इज अबाउट मेनलैंड सेरो इन रेमोना नेशनल पार्क ऑफ आसाम। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू। पहले रेमोना नेशनल पार्क के बारे में देख लेते हैं। ये नेशनल पार्क बनाया गया साल 2021 में। इट इज लोकेटेड इन कोकराझार डिस्ट्रिक्ट विच कम्स अंडर बीटीआर, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन, एंड दिस इज ऑन द बॉर्डर रीजन विथ भूटान। इसकी अगर बाउंड्री देखी जाए तो नदर्न साइड में इंडिया भूटान इंटरनेशनल बाउंड्री है, और भूटान साइड में फिर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है फिब्सू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे। और रेमोना नेशनल पार्क और फिब्सू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिला करके इंडिया भूटान ने एक इंडिया भूटान फ्रेंडशिप पार्क भी बनाया है। वेस्टर्न साइड में यहाँ पे देयर इज अ रिवर संकोस रिवर। ईस्टर्न साइड में देयर इज अ रिवर नोन एज सरल बांगा रिवर। ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, 7 नेशनल पार्क आसाम के अंदर यहाँ लोकेटेड हैं। एक बार इसको देख लीजिएगा, प्रीलिम से पहले तो आपको रटना ही पड़ेगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है एंड ऑल। अभी न्यूज ये निकल करके आ रही है कि रेमोना नेशनल पार्क में देखने को मिला है एक मेनलैंड शेरो, जो नॉर्मली वहां कभी मिलता नहीं है। ये मेनलैंड शेरो देखने को मिला है एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 96 मीटर फ्रॉम द सी लेवल। तो सी लेवल से लगभग 96 मीटर की हाइट पे है जो जगह रेमोना नेशनल पार्क में, वहां पे मिला है ये मेनलैंड शेरो। 96 मीटर हाइट पे हम लोग एम्फेसाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये नॉर्मली 200 से 3000 मीटर की हाइट पे ही रहता है, नीचे उतरता नहीं है। ये मेनलैंड शेरो की बात की जाए तो ये गोट और एंटेलोप के बीच का एक ऐसा जानवर है, मैमल है, जो दोनों के बीच का कुछ स्ट्रक्चर इसका दिखता है। और ये नॉर्मली फिब्सू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मानस नेशनल पार्क में दिखता है, रेमोना में पहली बार दिखा है। चूंकि आसाम से रिलेटेड ये न्यूज़ है तो एपीएससी प्रीलिम्स में या मेंस में कुछ आ सकता है। अगर इसकी बात की जाए मेनलैंड शेरो की तो इसका कंजर्वेशन स्टेटस आईयूसीएन में है वल्नरेबल, और ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है साइट्स, उसमें इसको हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिला है अपेंडिक्स 1 का। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर होगा सी। सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट इनमें फंक्शनरीज को ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में टॉप पे रखा जाता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फिर कैबिनेट मिनिस्टर, फिर इलेक्शन कमिश्नर एंड कैबिनेट सेक्रेटरी। और चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं था, बाकी दोनों थे। और यहाँ पे अगेन मैंने आपको बताया कि मीथेन के सोर्सेस कम है एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। इस कारण से सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होते हैं यू गेट द राइट आंसर, दैट इज सी। और मैत्री मिशन इज विथ ऑस्ट्रेलिया। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।